नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है पंजाब की सियासी अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी भी एक बड़ी गलती ये थी और ज़्यादा बड़ी गलती थी, उन्होंने अपने ख़ानदान को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अकोमोडेट किया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो पुराने सियासी लोग थे उनके अंदर एक बेचैनी भी आई। वो यकीनी तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हम उसको कह सकते हैं। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते रहे, वो डिच भी करते रहे। सबसे बड़ा जो शिकायत रही है वो चौधरीज़ को रही है। तो 97 में फिर जब वो 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म बने, वहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की। पहली मरतबा इतनी उनके पास मेजॉरिटी थी कि वो सारी बुनियादी रिफॉर्म्स कर सकते थे। फारूक लगारी नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई थ्रेट नहीं थे। उन्होंने जंग के ख़िलाफ़ भी फाइलें खोली और अखबारात के ख़िलाफ़ भी, जो उनके ख़िलाफ़ कई एडिटर्स के टेलीफोन टैप करना, मलिया लोधी साहिबा, शाहीन साहिबा, ये सारे लोग इनके इतने फ्रंट खोल दिए मियाँ साहब ने। आखिरी मिस एडवेंचर मेरा ख्याल है उनका जो था वो जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बनाया। नवाज़ शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ को खुद नहीं जानते थे। चंद महीनों में भी ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि शायद मुशर्रफ साहब के साथ उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि मुशर्रफ साहब अपने एटीट्यूड के आदमी थे। नवाज़ शरीफ के पास इख्तियार था मुशर्रफ को हटाने का, मुशर्रफ के पास इख्तियार नहीं था नवाज़ शरीफ को हटाने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आमिर आता है उसको सियासत का बड़ा शौक़ होता है। मुशर्रफ साहब को भी ये शौक़ बड़ा, जनरल ज़िया-उल-हक की तरह। रहमत हुसैन जाफरी साहब जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया नवाज़ शरीफ साहब को उम्र कैद कराने का। सारा हॉल भरा पड़ा था, उसमें सिर्फ एक नारा सुनाई दिया और वो था मरीम नवाज़ का। ये वो टर्निंग पॉइंट था नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में, जो उसके बाद आज तक पॉलिटिक्स हो रही है। 2002 में इमरान खान ये समझे थे कि शायद मुशर्रफ साहब उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही को, क्योंकि उन्हें नवाज़ शरीफ को काउंटर करना था। वही होता है ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, तो उन्होंने वो फार्मूला अपनाया। अस्सलाम वालेकुम। रफ्तार पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं मदर अब्बास साहब। आज हम इनसे बात करेंगे नवाज़ शरीफ की सियासी ज़िंदगी पर। मियाँ साहब सियासत में कैसे आए, वो 3 बार वज़ीर आज़म कैसे बने और उनके फ़ौज से ताल्लुकात कैसे रहे, और क्या वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, और अगर आएंगे तो उनके साथ क्या क्या सूरत हाल पेश हो सकती है, मदर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, नवाज़ शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट बुक करा लिया है और कह रहे हैं कि इसी महीने वो वापस आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वो वापस आ जाएंगे या कोई मुश्किल पेश आ सकती है? देखिए, सियासत में कुछ नहीं कह सकते, जिस तरह एयरलाइन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कब टिकट कैंसिल हो जाए, कब फ़्लाइट डिले हो जाए, फ़्लाइट डाइवर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल टर्म्स में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आने से कुछ अरसे पहले टिकट को रीकन्फर्म भी कराना पड़ता है, तो वो रीकन्फर्म करा के फिर वाकई आएंगे। मेरा ख़्याल है इसका फ़ैसला हम बिल्कुल भी कम से कम उनके आने से 1 हफ़्ते पहले आप बहुत फर्म तरीके से कह सकते हैं कि हाँ वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब अभी भी मेरे ख़्याल में अभी भी क़ानूनी मामलात जो हैं उनके मुकम्मल क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वो अंडर ट्रायल नहीं हैं, वो अक्यूज़ नहीं कन्विक्ट हैं। दोनों में मेरा ख़्याल है फ़र्क होता है। और अब अगर उससे पहले अदालत में, क्योंकि अब तक अदालत में कोई दरख्वास्त गई नहीं है उनके हवाले से, उनकी प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से, इस तरह की चीज़ें लीगली तो लॉयर्स बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जब तक वो दरख्वास्त नहीं कोई आएगी और जब तक कोर्ट से कोई इस तरह का क्लियर कट चीज़ें नहीं आएंगी, तो उनका मामला डामाडोल ही रहेगा। लेकिन बिल्कुल यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि उनके आने की ख़बर जो है वो किसी को नहीं है, और वो यकीनी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आ रहे हैं, वरना तो शायद वो अगस्त में आ जाते, उससे पहले आ जाते। जब चीज़ें किसी हद उधर का तक इशारा फाइनलाइज हुई हैं उसके बाद उन्होंने आने का फ़ैसला किया। यही इससे पहले भी यही चीज़ें होती रही हैं, इसी तरह की होती रही हैं। एक मरतबा वो अनशेड्यूल्ड अनअनाउंस्ड आ गए थे तो वापस भेज दी गए 2007 में। तो इस मरतबा और एक मरतबा वो आए थे मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, जब कुलसूम नवाज़ मरहूमा जो थी वो बीमार थी उनको छोड़ के, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल हुई थी जी, वो लाहौर में जुलाई 2018 में। 2018 में। तो अभी तक की सिचुएशन यही है
कि वो न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं। तो इसका नवाज़ शरीफ के बयानी में तब्दीली से भी कोई ताल्लुक़ है? हम देख रहे हैं कि उनके बयानी में जो वो सख्ती थी उसमें अब कुछ नरमी आ रही है, तब्दीली आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। वो ज़ाहिर है वो उनका जो सियासी करियर है वो कोई पैदाइशी ना उनका ख़ानदान पैदाइशी सियासत में रहा है और ना वो ख़ुद जो है बहुत पहले से सियासत में इस तरीके से रहे हैं। वो एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हम उसको कह सकते हैं, हादसाती सियासत, और जिसमें उनका कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल उनको कसूरवार इसमें नहीं ठहराऊँगा। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल ज़िया-उल-हक़ की, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब से पहले उस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान साहब से रब्ता किया था, और ये ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पहले जो जनरल ज़िया के बेटे थे, एजाज़-उल-हक़ नहीं, दूसरे जो बेटे थे, उन्होंने उनको पर्सनली फ़ोन किया जब वो ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल रहे थे, और उन्होंने उनको ऑफ़र की कि आप जो है ज़िया साहब चाहते हैं कि आप सियासत में आएँ, वज़ीर बन जाएँ। अच्छा। तो इमरान ख़ान साहब ने लिखा उसमें कि मेरा उस वक्त बिल्कुल कोई वो ही नहीं था, और मैंने उनका शुक्रिया अदा करके माज़रत कर ली कि मैं तो क्रिकेट पे कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ बाद में। तो वही पीरियड अगर आप देखें कि उसके 1-2 साल, 2 साल ग़ालिबन उसके 2-3 साल बाद या पहले, एग्जैक्ट वो मुझे याद नहीं, 81 में बने थे वो जी। तो वो जो पीरियड है उसमें जो सबसे अहम रोल प्ले किया, क्योंकि सारा इमरान ख़ान को लाना या नवाज़ शरीफ को लाना, उस वक्त सारा जो जनरल ज़िया-उल-हक़ की पूरी सियासत का महवर था वो ये था कि किस तरह पीपल्स पार्टी को और भुट्टो के सहर को ख़त्म किया जाए। और उसमें ज़ाहिर है भुट्टो को फांसी देने के बाद भी वो सहर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा बढ़ गया, और पंजाब में ख़ास तौर पे उसका बहुत असर हुआ था, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जिसको पंजाब बहुत पसंद करता है। एक ये कि वो पॉलिटिशियन एग्रेसिव हो, स्टैंड लेने वाला हो, खड़ा रहने वाला हो। तो वो ज़ाहिर है भुट्टो के अंदर वो क्वालिटी रही थी कि चाहे वो इंडिया हो या दूसरा हो, तो वो एक पोजीशन लेता था और उस पोजीशन को लोग वो करते थे, और फिर उसने जान देकर और भी ज़्यादा वो किया। तो उसको किस तरह उसका नेमुल बदल तलाश किया जाए। ज़ाहिर है इसी वजह से 2 इलेक्शंस मुलतवी किए जनरल ज़िया-उल-हक़ ने, फिर अपनी मजलिस शूरा बनाई, फिर रेफरेंडम कराया, उसके बाद 83 में जो है वो MRD की तहरीक ने और ज़्यादा हसासियत पैदा कर दी। उसमें उनको तलाश थी, और जनरल ज़िया-उल-हक़ के साथियों में से थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड क़य्यूम, उनसे सीनियर थे। वो उनके शरीफ ख़ानदान से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे, मियाँ शरीफ से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। उन्होंने सबसे अहम रोल प्ले किया, और क्योंकि जो मियाँ शरीफ थे उनकी फैक्ट्रीज़, इत्तेफाक फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया गया था, तो उनको ये अश्योरेंस दी ब्रिगेडियर क़य्यूम ने सबसे पहले कि ये फैक्ट्रीज़ भी आपकी वापस हो जाएंगी और आप पॉलिटिक्स में आएँ। तो मियाँ शरीफ ने ख़ुद तो माज़रत कर ली थी, और फिर उस मीटिंग में जनरल जिलानी भी थे जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे उसमें, और जनरल ज़िया-उल-हक़ के बिहाफ पे ही ये लोग बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने ख़ुद माज़रत की तो उन्होंने कहा अच्छा आपके जो साहिबज़ादे हैं, ग़ालिबन एक साहिबज़ादे को उन्होंने इनिशियली कहा था, और वो कहते हैं वो शहबाज शरीफ थे, लेकिन फिर मियाँ शरीफ ने नवाज़ शरीफ का नाम सजेस्ट किया। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ को उस वक्त, और दोनों भाइयों को पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी ABCD नहीं आती पता। तो ये किस्सा जो है वो ग़ालिबन अभी किताब आने वाली है सईद मेहदी साहब की, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपनी किताब में ये किस्सा लिखा है कि जो एक दिन ये अपना जिमखाना में क्रिकेट खेल रहे थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे ग़ालिबन वो उनके पास आए,
और उनसे कहा कि आपको गवर्नर पंजाब गवर्नर साहब बुला रहे हैं, जिलानी साहब। तो वो अपनी किट में ही थे इस वक्त उस वक्त। तो उन्होंने कहा मैं फिर चेंज वेंज करके आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे ही चलें, ये अकॉर्डिंग टू सईद मेहदी साहब। तो वो इस तरीके से वो गए। तो जिलानी साहब गवर्नर हाउस के लॉन में टहल रहे थे और उन्होंने हेलो हाय हुई, सलाम दुआ हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं इत्तेफाक फैक्ट्री में। तो उन्होंने कहा जी मैं फ़ाइनेंस को देखता हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं पंजाब का। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बिल्कुल एक अजीब सी बात थी। तो उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल तो ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा मैं फिर अपने वालिद वगैरह से पूछ लेता हूँ। तो इस तरह उनकी एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में हुई। तो आप कह सकते हैं उनको एक हादसाती पॉलिटिशियन उस लिहाज से। लेकिन अगर उनकी पिछली 40 साल की सियासत देखें तो उसमें बहुत सी खूबियाँ भी हैं, बहुत से बड़े फ़ैसले भी हैं और बहुत सी खामियां भी हैं। और उसके अंदर उनकी सियासत में एक ठहराव कहीं नज़र आता है, कहीं हमें नज़र आता है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं बाज़ फ़ैसलों में। और इस्टेब्लिशमेंट और उनको फिर जिस तरह ग्रूम किया गया, उनको ग्रूम करने वालों में मीडिया से किस तरह उनकी बातचीत होनी चाहिए, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, किस तरह इंटरव्यू देने चाहिए, मीडिया का जो एस्पेक्ट है उनका, उसके लिए बाकायदा जो है जर्नलिस्टों की एक टीम बनाई गई थी। क्योंकि जो स्पीच राइटर्स तो हर के ही होते हैं, लेकिन बाकायदा उनको ग्रूम किया, जिसमें हुसैन हक्कानी साहब का बड़ा अहम रोल है। कहते हैं नज़ीर नाजी साहब का बड़ा रोल था, और भी कुछ लोग थे। तो उससे पंजाब में, और इनिशियली जब फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, और उसके बाद फिर वो पंजाब के वज़ीर आला बने। और उस वक्त जब 85 में गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, तो फिर चूँकि सिंध में MRD की तहरीक का बहुत असर था, बहुत, तो ज़िया-उल-हक साहब सिंध से किसी को तलाश कर रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो सिंध से आना चाहिए। तो इनिशियली जो नाम जिस पे एग्री किया था वो था इलाही बख्श उमरो साहब का। और अगेन ये चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हम तो उनको मुबारकबाद भी दे आए थे इलाही बख्श उमरो को। लेकिन बाद में फिर जुनेजो साहब का नाम आ गया। जुनेजो साहब के नाम में पीर पगाड़ा साहब का, मरहूम जो थे बड़े पीर पगाड़ा, उनका खासा रोल था, क्योंकि जुनेजो साहब उन्हीं के साथ थे। लेकिन जुनेजो साहब ने ज़िया-उल-हक को बहुत सरप्राइज़ किया। उन्होंने अपने जो 85 से 28 मई 88 में उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम वज़ीर आज़म गुज़रे हैं जो इतने क्रेडिबल रहे, और उन्होंने अपने एक मुख्तसर से पीरियड में, हालांकि वो जनरल ज़िया-उल-हक के नामज़द वो थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते, जिस पे जो उस वक्त के वज़ीर इत्तलात हैं जनरल मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने उनका ये जुमला सेंसर कर दिया था। तो PTV से वो सेंसर हो गया था। जुनेजो साहब से किसी ने बताया, जुनेजो साहब ने जनरल मुजीब को बुलाया और उनसे कहा कि क्या आपने ये जुमला सेंसर किया है। तो उन्होंने कहा जी मैंने किया है, वो इसलिए कि कहीं सदर साहब को बुरा ना लगे ही है। और उन्होंने शहरी आज़ादी की भी बात की। आज हम ये बात कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी, उन्होंने शहरी आज़ादी का ऐलान किया और मीडिया पर से पाबंदी हटाने का ऐलान किया। ये सारे ऐलानात हुए तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि वो वापस आ रही हैं। तो जुनेजो साहब के इस ऐलान से जनरल ज़िया-उल-हक ज़्यादा खुश नहीं थे, और उन्होंने एक तरीके से अपना जहन बनाना शुरू कर दिया था कि ये जुनेजो शायद अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं, और उनको उतना नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी शुजा साहब ने अपनी किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि ज़िया-उल-हक ने उनसे शिकायत की कि ये जो है क्या ऐवान सदर में कोई प्यून भी लगाना हो तो वज़ीर आज़म से पूछना पड़ेगा। इस तरह की बातें लिखी हैं उन्होंने।
तो ये जो थी उसके बाद फिर जब जनेवा एकॉर्ड हुआ तो जुनेजो को फारिग करने का फ़ैसला हो गया, क्योंकि उन्होंने अफसरान से लेके सियासतदानों से लेके जर्नैलों को 800 सीसी की गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा जी सब 800 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करें। और फिर ओजड़ी कैंप जब वाक़या हुआ बहुत खौफनाक किस्म का, उसकी उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की। फिर ये जनेवा अकॉर्ड हुआ तो फिर जुनेजो को हटाने का फ़ैसला हुआ। तो जुनेजो को जब हटाया गया तो वो नवाज़ शरीफ ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उन्होंने वो जुनेजो के साथ नहीं खड़े रहे और यहाँ से फिर वो एक मुस्लिम लीग के अंदर वो बगावत हुई। और फिर आगे चल के हमने देखा कि नवाज़ शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबरा बने, जो जनरल हमीद गुल ने और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। सर उससे तो असगर खान केस भी जुड़ा हुआ है और उससे मेहरान बैंक स्कैंडल भी जुड़ा हुआ है। तो जो आपने ही शायद बताया था कि उस वक्त 90 करोड़ रुपए उस वक्त के खर्च किए गए थे। जी, जब वो अब ये इसका तो एतराफ़ ख़ुद हमीद गुल साहब ने किया कि IGI मैंने बनाई थी। और हमीद गुल साहब के मैंने 2-4 इंटरव्यूज़ किए हैं और ना कभी उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे ये सवाल किया कि वो होते कौन थे IGI बनाने वाले। उनका अपना वो ये था कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई 1986 में, तो उनका जिस तरह का रिसेप्शन हुआ उससे उनके बकौल फ़ौज के अंदर एक इस्तराब पैदा हुआ कि ये तो कहीं इंतकामी सियासत की तरफ ना चली जाएं। और इसलिए उनके बकौल उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए उनके मुखालफिन को जमा किया, वरना उन्हें ये ख़दशा था कि कहीं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2/3 अक्सरियत ले जाएंगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ख़ुद बकौल हमीद गुल के मैं जब पहली मरतबा मोहतरमा से मिला कराची के एक घर में, एक कॉमन फ्रेंड के उसमें, तो मेरा ओपिनियन उनके मुतालिक बदला और मैंने उनको एक बहुत पैट्रियोटिक जो है वो पाया। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट हुई तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह थे। तो वो विदिन 3 मंथ्स उनके ख़िलाफ़, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि उनकी हुकूमत से ग़ुलाम इसाक़ खान साहब जो है मुतमईन नहीं हैं। और बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में इस चीज़ को रिग्रेट भी किया कि शायद 1988 की हुकूमत उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट उनके हाथ दी गई थी। 89 में फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जिसमें ये चांगा मांगा वगैरह के किस्से सारे हमने सुने हैं। और फिर नवाज़ शरीफ साहब उस पूरे इसका प्रोसेस का हिस्सा रहे। तो उसमें जो है उसमें फिर पहली मरतबा यूनुस हबीब का किरदार हमें नज़र आया, जिस किरदार के पस मंज़र में जनरल असलम बेग का नाम भी आता है, ग़ुलाम इसाक़ खान का नाम भी आता है। और ऐवान सदर जो था 1990 के इलेक्शन में, ऐवान सदर में बाकायदा एक सेल बना हुआ था जो रुदात खान देखा करते थे। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें हुई थी क्योंकि सियासी तलखियाँ बहुत बढ़ गई थी। और फिर असगर खान केस इसलिए बना, वरना तो ये बेसिकली मेहरान बैंक स्कैंडल था उसमें, क्योंकि असगर खान ने एक दरख्वास्त दी थी, लेटर दिया था। असगर खान से मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा मैंने तो एक लेटर भेजा था ये मालूम करने के लिए कि ISI का सियासी सेल मौजूद है या नहीं है, जो 74 में भुट्टो साहब ने उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो और उससे अपने मुखालफिन की रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए बनाया था। लेकिन उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री वो नहीं था, सिर्फ एक लेटर की बुनियाद पे एक चीज़ बन गई थी। वो फिर असगर खान केस में उन्होंने लेटर लिखा, उस सवाल का जवाब आने में कई साल लग गए उसमें। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे जनरल असद दुरानी, उन्होंने एक एफिडेविट जमा कराया और उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है। उन्होंने डिटेल्स भी दी
उन्होंने बताया कि 90 करोड़ रुपए जो है वो मेहरान से यूनुस हबीब ने, और यूनुस हबीब से भी एक ज़माने में मालूम किया था मैंने, उन कुछ ऑडियो कैसेट्स भी थी जिसमें वो उसकी एक डायरी होती थी जिसमें वो नोट करता था कि किसको कितने पैसे दिए, किसको कितने पैसे दिए उसमें। और उसे ख़ुद भी एक फ्रॉड केस में सज़ा भी हुई थी उसे 10 साल, लेकिन वो 3 साल में बाहर आ गया था उसमें। और उसकी भी दिलचस्प कहानी है कि उस वक्त के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे वाजिद राना साहब, उन्होंने एक मरतबा मुझे उसकी एक रिपोर्ट दिखाई थी। उन्होंने कहा, मैंने इतराज़ उस पर लगाया था, जिसमें वो जेल में थे। तो जेल में आमतौर पे होता है कि अगर कुछ चीज़ें आप करें तो आपकी सज़ाएँ कम होती हैं। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम पास किया तो उस पर सज़ा आपकी कम हो जाती है, आपके जनरल बिहेवियर पे कम हो जाती है। अगर जेल के अंदर कोई सांप वाँप आ जाए, सांप को मार दें आप, तो उस पर जेल की सज़ा कम हो जाती है। उसके अंदर ब्लड अगर आप दें तो उस पर सज़ा कम हो जाती है। तो उसने कहा कि यूनुस हबीब की जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसने 2-3 मरतबा जो है ना वो अपना खून दिया था, और हर मरतबा ब्लड ग्रुप अलग था। उसने लिखा हुआ था, जिसमें उसने कहा ये कैसे हो सकता है। इसी तरह ये भी सुना था कि वो पैसे वैसे दे के, क्योंकि जेल तो हमारे यहाँ जेल नहीं होती है, हमारे यहाँ जेल जो है ना वो जराइम पेशा लोगों के लिए बहुत आराम का मुकाम होता है, जहाँ से उनका कारोबार सारा चलता रहता है। यूनुस हबीब का कारोबार भी चलता रहा, समद दादा भाई का कारोबार भी चलता रहा। बहुत से लोग जो पकड़े जाते थे वो फैसिलिटेट, जेल में आप जेलर्स को और उनको पैसे देते रहें तो आप जो भी काम करवाना चाहें। इसीलिए जेल में जब भी छापा पड़ता है कई 100 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो जाते हैं, और चीज़ें भी रिकवर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये होती रहीं। तो असद दुरानी साहब का एफिडेविट जो था वो अहम था उस लिहाज से। उसके बाद लंबा केस खिंचता चला गया। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जब चीफ़ जस्टिस थे तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर 12 अक्टूबर नहीं होता तो मेहरान बैंक का फ़ैसला उसी वक्त आ जाता, क्योंकि वो फ़ैसला रिज़र्व हो चुका था। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है उन्हें भी हटा दिया गया, और फिर वो फ़ैसला डिले होके 2013 में, ग़ालिबन 2013 में, क्योंकि FIA को भी कहा गया, और आखिरी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो बशीर मेमन साहब ने रिपोर्ट सबमिट की थी। और बशीर मेमन साहब से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा, जी हमने रिपोर्ट सबमिट की है कि ये केस अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसमें अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये रिपोर्ट किसके कहने पर लिखी थी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आपने ये सारी रिपोर्ट, आपने ये कह दिया कि जी नहीं पकड़े जा सकते, फ़लाँ आदमी, फ़लाँ मेजर जो रिटायर्ड होकर किसी और कंट्री में रह रहा है, फ़लाँ कंट्री में, तो उसका भी तो तरीक़ेकार है, उसको आप ला सकते हैं जी, अगर वो के ज़रिए ला सकते हैं, ला सकते हैं, कम से कम इश्तिहारी करार तो दे सकते हैं। एक फ़ैसला तो अज़हर ख़ान केस का ये आया कि 1990 के इलेक्शन धांधली शुदा थे, ये उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने FIA को ये टास्क दिया था कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए, दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो पैसे लेने वाले, मुबैना तौर पे लेने वाले जो डिनाई करते रहे कि हमने नहीं लिए, सारे ही लोग जिनके नाम असद दुरानी साहब ने, और आज तक असद दुरानी साहब उस पर स्टैंड करते हैं कि वो पैसे दिए गए थे। ज़ाहिर है पैसे मुख्तलिफ़ अफसरान के थ्रू ही दिए गए, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में लिखा था कि मैंने जो काम किया वो आर्मी चीफ़ के कहने पे, उस वक्त के आर्मी चीफ़ के कहने पे किया। असलम अब ये सारा काम FIA का था, FIA पर जो भी वो था, लेकिन बहरहाल उसका एक पोर्शन असगर ख़ान केस का तो हुआ कि उसमें दूसरा ग़ालिबन ISI ने भी अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा था कि पॉलिटिकल सेल था, लेकिन अब वो बंद हो गया उनके बखौफ। कितना सही है कितना गलत ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उनकी वो रिपोर्ट असगर ख़ान केस में वो मौजूद होनी चाहिए कि वो सेल बंद हो गया है। इसी तरीके से जो बशीर मेमन साहब हैं, अब FIA ने किस हद तक इंक्वायरी की, किस हद तक नहीं की, लेकिन वो उसका जो ये अहम तरीन पार्ट है वो आज तक हल तलब है, आज तक उसको फॉलो नहीं किया गया, और FIA की रिपोर्ट को ही
ये कह के गालिबन उस केस को क्लोज़ कर दिया गया। तो उसके बेनिफिशरीज़ में मुबैना तौर पे नवाज़ शरीफ साहब भी थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम भी थे, उस वक्त की IJI के बहुत से लोग थे जिनके नाम आए हैं, कुछ कॉलम नवीसों के नाम भी उसमें थे, उसके अंदर, जो सब डिनाई तो करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये कि जिन्होंने डिनाई किया उनको तो चाहिए था कि फिर वो असद दुरानी साहब पर वो करते कि असद दुरानी साहब ने उनके नाम लिए थे। तो उसमें इस सारी सिचुएशन से नवाज़ शरीफ साहब को सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ, उस लिहाज से फ़ायदा हुआ कि 90 में वो वज़ीर आज़म बन गए। जब वो 90 में वज़ीर आज़म बन गए तो उस वक्त ये उस वक्त जो IJI के या उस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, जो IJI के भी रहनुमाओं में से थे। उनसे मैंने गालिबन उनके आखिरी इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू था जो मैंने किया था, जिसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये सारा खेल सजाया गया था, और एक वो ये था कि असलम बेग साहब फ़ौज से रिटायर होने के बाद उनको सदर बनाया जाएगा और आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक तय हुआ था कि उस वक्त, क्योंकि कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ का नाम उसको दिया जाता था, COP, उसमें MQM भी थी, और जो जलसा हुआ था यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ था MQM के उसमें IJI का। तो जतोई साहब ने ये कहा कि मैंने ये तय हुआ कि जी पेशावर से कराची तक जो है वो IJI की रैली निकाली जाएगी और हम पूरे मुल्क में इसको फैलाएंगे। लेकिन वो रैली जब गालिबन भावलपुर या मुल्तान दोनों से कोई एक जगह थी, एक जगह नारे लगने शुरू हुए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। तो उन्होंने कहा कि मैं समझा कि होता है जब आप पंजाब में, ज़ाहिर है पंजाब में नवाज़ शरीफ का बेस है तो उधर नारे लग गए होंगे, लेकिन जब दूसरे जलसे में भी यही नारे लगे तो फिर मैंने अपने ADC को बुलाया और मैंने कहा मेरा कराची का टिकट बुक करा लें, और वो कराची आ गए। फिर जब 90 के इलेक्शन हुए तो जतोई साहब समेत उनके जितने साथी थे वो सब हार गए, और बाद में नवाज़ शरीफ साहब ने उसको ज़रूर अकोमोडेट किया और उनको फिर जो है वो पंजाब से ही इलेक्शन गालिबन मियाँ चन्नू से शायद इलेक्शन लड़वाया था उनको। तो इस तरह नवाज़ शरीफ साहब अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते रहे, वो डिच भी करते रहे। सबसे बड़ा जो शिकायत रही है वो चौधरीज़ को रही है, और 2 मरतबा ऐसा हुआ, शुजात साहब ने अपनी किताब में भी खैर लिखा है, लेकिन अदरवाइज़ भी चौधरी परवेज़ इलाही से भी जब गुफ्तगू के पहले तो ज़ाहिर है उस वक्त जब जिलानी साहब वगैरह थे तो उन्होंने शरीफों पे हाथ रखा हुआ था, लेकिन चौधरीज़ ने उनका साथ दिया। चौधरीज़ अपने आप को एक जूनियर पार्टनर के तौर पे ज़रूर समझते थे, लेकिन उन्हें तवक्को ये थी कि 1990 में जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो चीफ़ मिनिस्टर जो है वो चौधरीयों को मिलेगी, चीफ़ मिनिस्ट्री। और एक उन लोगों के बकौल के ये अंडरस्टैंडिंग थी, और इसको नवाज़ शरीफ साहब डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब मीटिंग हुई, जब ये तय हुआ कि जी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बनेंगे 1990 के इलेक्शन के मौके पे, तो कुछ का ख्याल था कि फिर वज़ीर आला जो है वो चौधरीज़ को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब का नाम आ गया। जब शहबाज शरीफ साहब का नाम आया तो मियाँ शरीफ, अगेन मैं कोट करूँगा सईद मेहदी साहब को, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी राय पूछी, मैं इत्तेफाक से गया था। उन्होंने कहा ज़ाहिर है मैं उस मीटिंग के शुरका में तो नहीं था, लेकिन जब मियाँ शरीफ ने मुझे देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या राय है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों तो वज़ीर आला पंजाब कौन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल उससे पहले जो बातें हुई थी उसका नहीं इल्म था, लेकिन जब उन्होंने मेरी राय पूछी तो मैंने वैसे ही कह दिया। मैंने कहा कि वैसे तो आप लोगों का जो फैसला होगा, मैं तो वैसे ही इस वक्त आया था,
लेकिन मेरी राय में अगर वज़ीर आज़म एक भाई हो तो वज़ीर आला दूसरे भाई को नहीं होना चाहिए। तो जिसके बाद फिर मियाँ शरीफ को ये तजवीज़ पसंद आई, जिसके बाद ग़ुलाम हैदर वाइन को जो है ना वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। ग़ुलाम हैदर वाइन साहब बिल्कुल जो है बहुत ही मज़दूर किस्म के आदमी थे, उसमें कारकुन किस्म के आदमी थे। बल्कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो शिमला पहाड़ी है लाहौर में, जहाँ लाहौर प्रेस क्लब बना हुआ है, और जो वाइन साहब ने जो वज़ीर आला थे उन्होंने बनवा के दिया, उधर ही वो माली का काम किया करते थे वाइन साहब। तो बहुत ही दरवेश सिफत आदमी थे ग़ुलाम हैदर वाइन। और तो उनको यकीन भी नहीं आया जब उन्हें ये ख़बर दी गई कि आप वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन बकौल मेहदी साहब के कि वो दिन है और आज का दिन है, शहबाज शरीफ मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि और जब कह रहे थे कि जब जेल में थे हम, क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद ये सारे लोग यहाँ जेल में थे, लांडी जेल में, तो कहते थे शहबाज साहब अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि आपने मेरे नाम की मुखालफत क्यों की। तो उन्होंने कहा, मैंने तो उनसे कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था आपका नाम डिस्कस हुआ है, मुझे तो बड़े मियाँ साहब ने मेरी राय ली तो मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या वो है। लेकिन खैर ये तो वो जो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब सियासत पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने में लग गए। सर बहुत थोड़े अरसे में वो यानी 81 में वो सियासत में आए, 85 में वज़ीर आला बन गए और 90 में फिर वज़ीर आज़म बन गए। तो बड़ी जल्दी तरक्की की उन्होंने। और उसी में जब क्योंकि उन्होंने बड़ी जल्दी तरक्की की, तो जब आप बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं, और यही उनसे बड़ी गलती हुई। जो जनरल आसिफ नवाज़ वाला वाक़या है, जनरल आसिफ नवाज़ का मसला ये था कि जनरल आसिफ नवाज़ भी बहुत एम्बिशियस आदमी थे। हमारी यहाँ बदकिस्मती से कुछ ऐसे आर्मी चीफ्स गुज़रे हैं जो पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस, उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत रही हैं। और जब किसी शख्स का, इंडिविजुअल का पॉलिटिकली या वैसे ही एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके लिए आप ज़राए कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो आसिफ नवाज़ साहब जब कोर कमांडर कराची थे तो उस ज़माने में कराची में लिसानी फसादात बहुत होते थे। आसिफ नवाज़ साहब जो थे वो उनके सामने PSF और APMSO के लड़कों के तबादले हुए थे, जिनको दोनों ने अगवा किया हुआ था उनको। और ये उस ज़माने में जो ब्रिगेडियर सौलत हैं, उन्होंने अपनी जो किताब है उसमें इनका ज़िक्र भी किया है कि किस तरीके से दोनों तरफ, और ज़ाहिर उस ज़माने में एक दूसरों को मार धाड़ बहुत थी, तो APMSO के लड़कों ने PSF के लड़कों को उठाया हुआ था, PSF वालों ने उनको उठाया हुआ था। तो कोर कमांडर की कोर कराची के कोर हेडक्वार्टर में ही लाके इनको दोनों को बैठाया गया था और फिर तबादला हुआ था। उसके बाद आसिफ नवाज़ साहब ने ही जो पहली रिपोर्ट नवाज़ शरीफ साहब को भेजी थी, वो ये थे कि उन्होंने एक तो सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से, और फिर यहाँ जो है यहाँ के हवाले से भी दी थी कि यहाँ MQM बत्ताखोरी और इसमें वो है मुलव्विस है और हमें कुछ करना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी उनको, और ये सोचे समझे बग़ैर कि उस ऑपरेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमीद गुल साहब ने एक जगह ये कहा कि मुझे उस वक्त भी ये ख़दशा था, और मैंने एक बयान में ये कहा भी था कि मुझे ये नहीं लगता कि ये डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है। और उनकी मंतक ये थी कि उन्होंने कहा कि आम तौर पे गर्मियों के मौसम में जो है डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया जाता। उसमें हुआ यही कि फिर एक वाक़या टंडो भावल में हुआ, जिसमें पहले ये कहा गया कि 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और इनसे बड़ा असला हुआ है, और यहाँ तक हुआ कि वज़ीर आज़म, सदर सबने दौरा किया और बड़ी असला की नुमाइश दिखाई गई। उस वक्त गालिबन काविश और दी न्यूज़ ने ये स्टोरी ब्रेक की कि वो 9 लोग जो थे वो दहशतगर्द नहीं थे, डाकू नहीं थे, वो मासूम
गांव के लोग थे जिनको मारा गया, ये कह के, क्योंकि ज़मीन का कोई तनाज़ा था। और उस वक्त के मेजर अरशद का उसमें नाम आया, और फिर उस वाक़े ने बहुत ज़्यादा उस पर शोर हुआ, तो आसिफ नवाज़ साहब ने उसकी फिर इंक्वायरी ऑर्डर की, फिर उस मेजर का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे फांसी हुई उसको। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन का रुख जो है वो इंटीरियर से कराची तक। लेकिन हमीद गुल साहब का ये कहना है कि मुझे उसी वक्त लग रहा था कि ऑपरेशन दरअसल कराची के लिए, क्योंकि वो जब ISI के सरबराह थे तो उनके बकौल वो ये मैसेजेस MQM के लोगों को भेजा करते थे कि उनके बारे में बहुत शिकायत आ रही हैं बदताखोरी की इसके उसमें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने फिर ये जब ऑपरेशन का ऐलान किया तो ऑब्वियसली MQM एज ए पार्टनर जो है उससे निकल गई उसमें। और लेकिन निकलने से पहले जाम सादिक अली ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये बता दिया था कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है, और मेरा मशवरा ये है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब फिर मुल्क छोड़ के गए, तो फिर दोबारा वापस नहीं आए, और ये ग़ालिबन दिसंबर 1991 में है या जनवरी 92 में गए वो उसमें। तो नवाज़ शरीफ साहब यहाँ तक फिर पहुँच गए। फिर ये बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, क्योंकि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार अली ख़ान, उन्होंने भी कराची ऑपरेशन की मुखालफत की थी और बरमला की थी। उन्होंने बाकायदा उन्होंने उनका बयान छपा अखबारों में, और क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था शायद कि एक कोलिशन पार्टनर तो हम सिंध में किस तरह आगे पॉलिटिक्स करेंगे। तो वहाँ फिर उसके बाद फिर जाम सादिक अली ने पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा, फिर MQM के लोगों को तोड़ा, लोगों को उठा के लाया जाता था क्योंकि MQM अंडरग्राउंड चली गई थी। उनके ज़्यादातर लीडर्स अंडरग्राउंड चले गए थे। अजीम तारिक, डॉक्टर इमरान फ़ारूक, अल्ताफ़ हुसैन तो लंदन में ही थे, तो उनकी जो मेन लीडरशिप थी वो अंडरग्राउंड थी। यूँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जो उनकी सियासत का सफ़र था उनसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि वो इन चीज़ों को शायद उस तरीके से नहीं असेस कर पाए कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए किरदार थे, और ये उन्हें ख़ुद भी पता है इस चीज़ को, वो डिनाई भी नहीं करेंगे, तो उन्हें बहुत संभल के चलना चाहिए था। उन्हें ये भी पता है कि 1990 में वो वज़ीर आज़म कैसे बने। उसके बाद कोई वजह नहीं थी कि वो असलम बेग से उनका तनाज़ा खड़ा होता। ये नहीं कि सारे ही गलत फ़ैसले नवाज़ शरीफ के थे, बहुत से इस्टेब्लिशमेंट भी जिस तरह करती थी, जैसे ग़ुलाम इसाक़ ख़ान इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही मौसर किरदार थे। और यही मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की बहुत बड़ी सियासी गलती थी जब उन्होंने नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के मुकाबले में ग़ुलाम इसाक़ ख़ान को सदर बनाया, और उन्हीं ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने जो है उनकी हुकूमत को बरतरफ किया, उनके ख़िलाफ़ सारी साजिशें की। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये सोचना चाहिए था। और फिर जब उन्होंने आसिफ नवाज़ साहब की पुरस्कार मौत हुई, उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें भी बहरहाल जनरल वहीद काकड़ को उन्होंने आर्मी चीफ बनाया। वहीद काकड़ साहब की कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशंस एज सच नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके जो कुलीग्स हैं उस वक्त वो ये कहते हैं कि जब 93 का क्राइसिस आया, उससे पहले ज़ाहिर है 92 का ऑपरेशन जो जिस तरीके से चला उसके मकासद हासिल नहीं हुए, इसलिए कि उसमें ISI और MI का आपस में बहुत तनाज़ा चला, जिसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो सियासी हो गया। और उस सियासी ऑपरेशन के नताइज फिर हमारे सामने आए कि उसमें कत्ल व गारतगरी ज़्यादा बढ़ी, बजाय इसके कि आप मिलिटेंट्स को ख़त्म करते। पार्टी के अंदर आपने जो है वो और एक ग्रुप खड़ा कर दिया। तो ये हम पिछली मरतबा बात कर चुके हैं इस पर तफसील से। तो नवाज़ शरीफ साहब उस सिचुएशन को, और मुस्लिम लीग नून उस सिचुएशन को उस तरह नहीं समझ सकी। ना मुस्लिम लीग नून ने उस तरह सिंध में आके सियासत की, हालांकि 93 में जब एक मौका ऐसा आया था जब MQM ने बॉयकॉट कर दिया था कौमी असम्बली के इंतखाबात का 93 में,
तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जीते थे, वोट बहुत कम पड़े थे यहाँ परसेंटेज वाइज, लेकिन गालबन कैप्टन अलीम सिद्दीकी और जो है और भी कुछ लोग जो है यहाँ से जीते थे मुस्लिम लीग नून के। तो उस पोजीशंस को मुस्लिम लीग नून ने कंसोलिडेट नहीं किया। आज भी हमें नज़र आता है, पिछले इलेक्शन में शहबाज शरीफ इलेक्शन जीत गए थे यहाँ से 2018 के उसमें, लेकिन फिर बहरहाल उस वक्त जो सूरत हाल भी नहीं थी कि MQM भी कट्टू साइज हो गई और शहबाज शरीफ साहब का भी मामला। अब भी ये इत्तला है कि अगर फरवरी में इलेक्शंस होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे कराची से। ये तो उस वक्त पोजीशन उनके पास बहुत अच्छी थी। उस वक्त जब अब्दुल वहीद काकड़ साहब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त भी ग़ुलाम इसाक़ ख़ान जो है थे और नवाज़ शरीफ का जब तनाज़ा खड़ा हुआ तो अगेन फिर 58(2)B का इस्तेमाल किया गया और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन जब वो सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है पंजाब की सियासी अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीपल्स पार्टी और उनके मुकाबले में पंजाब में उनकी ज़्यादा मकबूलियत थी और से भी है उनकी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वगैरह के अंदर उन इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, तो एक पावर वो आ गई। उनकी एक बड़ी जिस तरह उनकी भी एक बड़ी गलती ये थी और ज़्यादा बड़ी गलती कि उन्होंने सियासत में भी और हुकूमत में भी अपने ख़ानदान को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एडजस्ट किया, अकोमोडेट किया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो पुराने सियासी लोग थे उनके अंदर एक बेचैनी भी आई कि जिस तरीके से वो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बनती चली गई। हालांकि मुस्लिम लीग नून में क्रेडिट नवाज़ शरीफ साहब का ये है कि मुस्लिम लीग का जो एक रिवायती किरदार रहा है वो यही रहा है कि आने वाले हुक्मरान के साथ वो जाते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात के तौर पे जो है ज़रूर खड़ा किया और मुश्किलात भी देखी। अपोजिशन के तौर पे उनके लोग लीडरों ने बड़ी जेलें भी काटी उसमें। तो वो जो कैरेक्टर था उसमें, उसको वो सही मानों में उसके साथ इंसाफ नहीं करता। 93 में उन्होंने एक बड़ी मार्कतुल-आरा तकरीर की जिसमें उन्होंने, जब उन्हें यह इत्तला थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उसमें उनका और वो हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह थे तो उनकी सरबराही में जब फुल बेंच बना तो उसने ये जो ग़ुलाम इसाक़ ख़ान साहब का ऑर्डर था मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत नवाज़ शरीफ को हटाने का, इसको कलअदम करार दे दिया गया। तो पहली मरतबा ये हुआ कि फिर वापस गवर्नमेंट वापस आई, वरना जुनेजो के पीरियड में ये हुआ था कि जुनेजो जब फैसला दिया कोर्ट ने तो उन्होंने कहा चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है लिहाजा इलेक्शन में जाए, लेकिन यहाँ उन्होंने रिस्टोर की। जब रिस्टोर की उसके बावजूद ज़ाहिर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट थी, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ काफ़ी लॉबिंग की और सख्त मुखालफत की और एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हो गया कि जिसकी बिना पे ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उसमें बड़ा अहम किरदार ग़ुलाम इसाक़ ख़ान का था, जो पहले बेनज़ीर से नाराज़ हुए, फिर नवाज़ शरीफ से नाराज़ हुए और वो जो तलवार थी 58(2)B की उसका वो बेदरेग इस्तेमाल करते रहे। जुनेजो को फ़ारिग किया, बेनज़ीर को फ़ारिग किया, फिर नवाज़ शरीफ को फ़ारिग किया। तो वो जब क्राइसिस बढ़ा तो उस पर फिर जनरल वहीद काकड़ के बहुत से दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि आप फ़ारिग कर दें और टेक ओवर कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने इस हद तक ज़रूर तीनों पे ज़ोर दिया, जो वज़ीर आज़म, सदर, और कि आप लोग जो है इस्तीफ़ा दें। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान भी इस्तीफ़ा दे तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, और फिर ऐसा ही हुआ कि ग़ुलाम इसाक़ ख़ान भी इस्तीफ़ा दिया और नवाज़ शरीफ ने भी इस्तीफ़ा दिया। फिर 93 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट बन गई, वो गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज कर दी गई एक और 58(2)B के ज़रिए 96 में 3 साल के अंदर अंदर। अब इन सारी उसमें पीरियड में जो भी हुकूमत बरतरफ की जाती थी उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता था, लेकिन उस अरसे उसके बाद आने वाली हुकूमत ने भी और इंटरम गवर्नमेंट में हमने नहीं देखा कि करप्शन के ख़िलाफ़ कोई
बड़ी पैमाने पे कोई कार्रवाई हुई हो, बल्कि ये ज़रूर देखा कि करप्शन के नाम पे लोगों को इधर से उधर कर दिया गया। सर 97 में फिर नवाज शरीफ ने एहतसाब ब्यूरो कायम तो किया था सैफुर रहमान को सरवर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि नवाज़ शरीफ साहब सियासत में इतनी गलतियाँ करते आए हैं कि कहीं वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं वो अपने सियासी हरीफ से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अपने तौर पे बहुत से सियासी फ़ैसले बड़े अच्छे भी करते हैं। यानी जैसे उन्होंने 2013 में बलूचिस्तान के हवाले से किया कि उन्हें बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा था, तो उन्होंने डॉक्टर मालिक साहब को वज़ीर आला बनाया। और ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के अंदर एक रिवोल्ट सा हुआ और सनाउल्लाह ज़हरी साहब, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि 2.5 साल मालिक साहब रहे हैं, 2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी। इसी तरह इंडिया से ताल्लुक़ात के हवाले से जो नवाज़ शरीफ की पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पे गलत पॉलिसी नहीं है। मोर और लेस वही पॉलिसी इमरान खान ने भी फॉलो की थी। इमरान खान ने जब शुरू में जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अपने ज़माने के क्रिकेटर्स को इनवाइट किया और वहाँ से उन्होंने एक बुनियाद रखी। फिर जो चाहे वो जनरल बाजवा का इनिशिएटिव हो, कोई भी हो, लेकिन करतारपुर राहदारी वाला जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। तो उनका जो बेसिक उनकी पॉलिसी थी वो ये थी कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक़ात के बिना बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से मोटरवे और मेट्रो वाले जो थे उसके आप करप्शन और कमीशंस वाले बात करते थे, लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट था उसने साबित किया कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने मोटरवे को डिसकंटिन्यू नहीं किया, इसलिए कि वो एक कनेक्टिविटी थी, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ एक बहुत अच्छा कदम था कि मोटरवे के ज़रिए जो है लोगों के फासले कम हो गए, कनेक्टिविटी हो गई। इसी तरह इंटरनल जो मेट्रोज़ वगैरह चलाई गई इंटरसिटी और शहरों के अंदर जो वो चलाई गई, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, उससे लोगों शहरियों को बहुत फ़ायदा हुआ, आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ कि आप बजाय इसके कि 3-3 बसें बदलें, 4-4 ट्रैफिक जैम में खड़े हों, आप 50 रुपये दे के एयर कंडीशन बस में, जो काम कराची में 50 साल पहले होना चाहिए था, और अगर यहाँ ट्राम चलती रहती तो ट्राम भी वही एक उसकी उस वक्त की फॉर्म थी जो आज मेट्रो है। तो हमने वो जो सूरत हाल थी तो 97 में फिर जब वो 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म बने, वहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की, क्योंकि जो पहली मर्तबा इतनी उनके पास मेजॉरिटी थी कि वो सारी बुनियादी रिफॉर्म्स कर सकते थे, इनमें तरमीम कर सकते थे। लेकिन वही होता है ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो उन्होंने वो फार्मूला अपनाया, यानी उन्होंने खट जो, हालांकि उनके पास 5 साल थे, जहांगीर करामत के एक बयान से नाराज़ होके वहाँ एक, क्योंकि जहांगीर करामत का फौज के अंदर एक बड़ी रिस्पेक्ट थी और उनको भी ये मशवरा दिया गया था कि इसको फारिग कर दें जो 12 अक्टूबर को मुशर्रफ ने किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ख़ुद जाके रिज़ाइन कर दिया। वो गलती नवाज़ शरीफ साहब की थी, वरना जहांगीर करामत से उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर होते और उनको बहुत फ़ायदा होता। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने वो भी जल्दबाजी में की और उसमें भी मेरा ख़्याल है फ़ैसला बुरा नहीं था कि 58-2 भी ख़त्म किया, लेकिन अब अभी एक तरफ आपने आर्मी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ले लिया, फिर आपने सदर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ले लिया, फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट आपने चीफ जस्टिस के साथ ले लिया। तो शरीयत बिल भी ला रहे थे फिर। वही ना कि वो बिल भी ऐसा ला रहे थे कि वो एक मुतलकुल अनान आमिर बनने के चक्कर में थे, और वो इतनी यही चीज़ वो 5 साल के अरसे में कर सकते थे। वो अलग बहस है कि वो चीज़ें सही थी गलत थी, लेकिन उनके पास 5 साल थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें साल भर के अंदर अरसे में कर की। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये वो हुआ, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी नवाज़ शरीफ के साहब के हवाले से शुकूक व शुबहात दोबारा जन्म लेने लगे। जहांगीर करामत को ये बात ठीक है कि जहांगीर करामत को वो बयान नहीं देना चाहिए था, और बयान की सियासी उसमें आता है कि आप
जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के हवाले से था। लेकिन फारूक लगारी और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई थ्रेट नहीं थे। उसमें बहुत अच्छा इनके पास टाइम था, क्योंकि हालांकि बेनज़ीर भुट्टो 17-18 सीटें लेके भी असम्बली के अंदर बैठी और उन्होंने सख्त मुकाबला किया, और उनको ये पता था कि बहुत सी चीज़ें मैनूवर हुई हैं, वो हुई हैं। नवाज शरीफ साहब के पास तो ताकत ही ताकत थी, उस ताकत का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत सियासी इस्तेमाल कर सकते थे। आपको अपने सियासी मुखालिफ को टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी? या तो आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाते एहतसाब का, लेकिन आपने अपने एक पसंदीदा अगेन फिर ख़ानदान के गिर्द सारी चीज़ें घूमी, सैफुर रहमान साहब को बनाया और टारगेट उन्हें सिर्फ यही दिया। उन्होंने जंग को भी अटैक किया, उन्होंने जंग के ख़िलाफ़ भी फाइलें खोली और अखबारात के ख़िलाफ़ भी, जो जो उनके ख़िलाफ़ कई एडिटर्स के टेलीफोन टैप करना, ये सारा मलिया लोधी साहिबा, शाहीन साहिबा, ये सारे लोग इनके इतने फ्रंट खोल दिए मियाँ साहब ने। अदलिया को मैनेज करना, अदलिया को करना, मैनेज करना, ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आपने सीधी सीधी हुकूमत करनी थी। कौन रुकावट बन रहा था इस चीज़ में? और जब रुकावट बनता है तब भी आप उसी तरीके से हैंडल करते हैं। और आखिरी मिस एडवेंचर मेरा ख्याल है उनका जो था, वो जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बनाया, तो जनरल मुशर्रफ को बनाने में नवाज़ शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ को ख़ुद नहीं जानते थे। उनको ये नाम सजेस्ट किया था शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान ने, और ये बात ख़ुद चौधरी निसार ने मुझसे कंफर्म की, ये कहते हुए कि हाँ उनको बनाने में हमारा कसूर है। और उनके बकौल मैं और शहबाज मरी गए, मरी में उनके साथ मुशर्रफ साहब के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद आके हमने मियाँ साहब को ये नाम तजवीज़ किया, क्योंकि उस वक्त सीनियरिटी पे जनरल अली कुली ख़ान और एक दो लोग और थे, और नवाज़ शरीफ साहब गालबन तीसरे नंबर पे थे। तो नवाज़ शरीफ कह रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बात मान ली, लेकिन चंद महीनों में भी ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि शायद मुशर्रफ साहब के साथ उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि मुशर्रफ साहब अपने एटीट्यूड के आदमी थे। एसएसजी को हेड करते थे, तो जाहिर है उन्होंने, और मुशर्रफ साहब भी के अंदर भी वो एरोगेंस और वो थी, तो वो भी उस तरीके से चीज़ें उन्होंने नवाज शरीफ जल्दी उन्हें एहसास हो गया, 5-6 महीने बाद ही उनके ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। कारगिल का महाज खोल दिया उन्होंने। फिर वो उसमें नवाज़ शरीफ साहब का कसूर नहीं है, उसमें मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था वाजपेयी साहब के आने का, और उसकी वजह ये थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात, और वाजपेयी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, जिस तरह मनमोहन सिंह, ये दो ऐसे रूलर थे जिनके साथ पाकिस्तान अगर थोड़ी सी बेहतर हिकमत अमली करता तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत, और आज मोदी जैसा शख्स हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इस सियासत ने वाजपेयी जैसे आदमी को कमज़ोर किया और मोदी जैसे आदमी को मजबूत किया। क्योंकि जब वाजपेयी यहाँ आ रहे थे तो बीजेपी की जो मजलिस आमला थी उन्होंने उन्हें मना किया था, और ये भी कहा था कि आप मीनार पाकिस्तान ना जाएं। तो वाजपेयी आए भी, मीनार पाकिस्तान गए भी, पाकिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने बहुत भारी भरकम बयान भी दिया, और उसके नतीजे में जो कारगिल हुआ उसके बाद उन्होंने मियाँ साहब को फ़ोन करके कहा कि आपने ये क्या कर दिया। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने जिस वक्त उन्होंने वाजपेयी साहब ने मियाँ साहब को फ़ोन किया तो साथ में दिलीप कुमार बैठे हुए थे, दिलीप कुमार से भी बात कराई उसकी। ये वो चीज़ें थी, वो उसमें नवाज शरीफ उसमें 100% मुशर्रफ साहब का कसूर था। एक आपने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन में इंटरफेयर किया। इसी तरीके से 12 अक्टूबर को तरीक़ेकार जो भी हो, लेकिन आइनी तौर पे हटाया था नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को। उनके पास इख्तियार था, आप उसकी ये करें, ये करना चाहिए था, वो करना है, उस पर चले जाएं, लेकिन हटाने का नवाज शरीफ के पास इख्तियार था मुशर्रफ को हटाने का, मुशर्रफ के पास इख्तियार नहीं था नवाज शरीफ को हटाने का।
और वो भी आपकी यहाँ का एक कोर गई और कोर के चंद जनरल्स ने जाके जो है वो आपको वज़ीर आज़म हाउस से बेदखल कर दिया। तो हमारी नवाज़ शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन हैं उसमें वो आप देखते चले जाएं। आप 2000 बेनज़ीर भुट्टो की बाद में 2002 में जब मुशर्रफ साहब अपने आप को वो क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आमिर आता है उसको सियासत का बड़ा शौक़ होता है, मुशर्रफ साहब को भी ये शौक़ बढ़ा जनरल ज़िया-उल हक़ की तरह। तो उन्होंने 2002 में जो है 2000 उससे पहले हाईजैकिंग का केस है जिसको हम फिर किसी वक्त तफसील से डिस्कस करेंगे, और वहाँ पहली मर्तबा मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत नज़र आती है, सियासत में एंट्री नज़र आती है अगर मैं कहूँ, जहाँ तक मुझे याद है। अगर इससे हट के कोई, मैंने पहली मर्तबा जब हाईजैकिंग वाले केस में कराची की खुसूसी अदालत में रहमत हुसैन जाफ़री साहब जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया नवाज़ शरीफ साहब को उम्र कैद सुनाने का, सारा हॉल भरा पड़ा था। उसमें सिर्फ़ एक नारा सुनाई दिया और वो था मरीम नवाज़ का, कि वो पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने खड़े होके जनरल मुशर्रफ मुर्दाबाद का नारा लगाया उसमें, और उसी वक्त रहमत हुसैन जाफ़री जो है वो फ़ैसला सुना के जिसमें सिर्फ नवाज़ शरीफ को सज़ा दी, बाकी सबको बरी कर दिया था, और वो चले गए थे उसमें। उन्हीं दिनों में कुलसूम नवाज़ साहिबा से भी मुलाकात रही, उससे पहले मेरी नहीं थी कुलसूम नवाज़ साहिबा के। यहीं कारसाज के पास माजिद सुल्तान साहब उनके दोस्त थे, उनके घर पे ये फैमिली आके ठहरा करती थी। तो लेकिन उस पूरे उसमें फिर उनको सज़ा हुई, उसके बाद सज़ा को मज़ीद इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए अपील की गई कि नवाज़ शरीफ साहब को उम्र कैद से सज़ाए मौत और बाकियों को जो बरी किया गया उनकी सज़ाएँ बाहर वो की जाएँ, बढ़ाई जाएँ। उसकी अपील चल रही थी और अपील पर भी फ़ैसला तकरीबन आने वाला था या आ गया था। तो उसमें उसके बाद फिर ये डील हुई, 10 साल की डील, और 10 साल की जो है के लिए वो यहाँ से चले गए। जावेद हाशमी साहब को कायम मुकाम सदर बना दिया उन्होंने। ये वो टर्निंग पॉइंट था नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में, जो उसके बाद आज तक पॉलिटिक्स हो रही है। ये वहाँ से फिर एक चीज़ बहुत पलटी। फिर 2002 में मुशर्रफ साहब ने जब इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया तो हमें उससे चंद साल पहले इमरान खान की भी एंट्री पॉलिटिक्स में नज़र आती है। और फिर 2002 में इमरान खान ये समझे थे कि शायद मुशर्रफ साहब उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही को, क्योंकि उन्हें नवाज़ शरीफ को काउंटर करना था और वो उस वक्त नहीं समझते थे कि इमरान खान इतने कैपेबल हैं, तो उन्होंने ये वो किया 2002 में। उसमें बेनज़ीर को भी आउट रखा, नवाज़ शरीफ वैसे ही डील करके चले गए थे। वहाँ से फिर इन दोनों ने, उसके बाद 2 साल लगे, दोनों ने फिर ये रियलाइज़ किया, बेनज़ीर ने भी नवाज़ शरीफ ने, कि हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स में फिर हमें एक नया टर्निंग पॉइंट आता है कि जहाँ हम देखते हैं कि 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक मीसाक़ जमहूरियत होता है। फिर 2007 में बेनज़ीर वापस आती हैं। जब वो वापस आती हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि बेनज़ीर साहबा ने उन्हें, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था ये बात कि आप जनरल मुशर्रफ से बात करते, लेकिन बहरहाल बेनज़ीर का पर्सपेक्टिव ये था कि हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए, इलेक्शन पे ज़ोर देना चाहिए और मुशर्रफ को इस तरह हटाना चाहिए। इस पे दो राय हो सकती हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो भी एक गलत मूव थी बेनज़ीर साहिबा की। एनआरओ लेना, हाँ, एनआरओ लेना और इस मुशर्रफ से बात करना एक गलत थी। आप स्ट्रगल एक ऐसे मौके पे आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया जब मुशर्रफ कमज़ोर हो रहा था। जब इन्होंने वापस आने का ऐलान किया तो सऊदीज़ ने नवाज़ शरीफ की वो डील भी डिसकंटिन्यू कर दी, उन्होंने कहा आप भी चले जाएं। फिर हमने देखा 2007 में आए तो फिर वापस चले गए, फिर दोबारा आए और दोबारा ज़ाहिर सऊदीज़ के उस पर आए। फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई और शहादत के बाद जो 2008 में इलेक्शन हुए तो पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गवर्नमेंट बनी।
यहाँ से फिर एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब। तो अगली नशिस्त में हम नवाज़ शरीफ के फ़ौज से ताल्लुकात और किसी भी आर्मी चीफ से उनकी क्यों नहीं बनी, इस पर भी बात करेंगे। नवाज़ शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी के मज़ीद गोशों पर, उनके बरतानिया के फ़्लैट वगैरह, इन मामलात पर भी बात करेंगे और 21 अक्टूबर तक भी आएंगे और उस डील में 12 अक्टूबर की डील में किसका क्या किरदार था और हालिया डील में किसका क्या किरदार है, इस पर भी आप ज़रूर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।